एपिसोड 8। जकार्ता की उमस भरी रात और ऊपर से बरसती मूसलाधार बारिश ने शहर के माहौल को और भी भयावह बना दिया था। मेडिटेक ग्लोबल हॉस्पिटल, जो कभी इंडोनेशिया का सबसे आधुनिक चिकित्सा केंद्र था, अब एक कसाई खाने में तब्दील हो चुका था। अस्पताल की 20 मंजिला इमारत के चारों ओर सेना ने घेरा बना रखा था, लेकिन किसी की हिम्मत अंदर जाने की नहीं थी। अस्पताल के भीतर से आने वाली चीखें अब बंद हो चुकी थीं और उसकी जगह एक अजीब सी डरावनी खामोशी ने ले ली थी। एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अस्पताल की छत के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। आश्वत और रुद्रिका ने फास्ट रोप के जरिए छत पर लैंड किया। उनके साथ कर्नल अर्नव की एक छोटी सी टेक टीम भी थी। आश्वत ने एक विशेष फुल बॉडी टैक्टिकल सूट पहना था जो उसे जैविक हमलों से बचा सकता था, जबकि रुद्रिका ने अपनी पीठ पर 2 सब मशीन गन और कमर पर बिजली के झटके देने वाले शॉक बैटन लटका रखे थे। थर्मल स्कैन क्या कह रहा है? आश्वत ने अपने हेलमेट के भीतर लगे कम्युनिकेटर पर पूछा। डॉक्टर, अंदर का तापमान असामान्य है, कर्नल अर्नव की आवाज़ गूंजी। चौथी और 7वीं मंजिल पर करीब 200 जीवित संकेत मिल रहे हैं, लेकिन वे हिल नहीं रहे हैं, वे बस खड़े हैं। रुद्रिका ने छत का दरवाज़ा लात मारकर खोला। खड़े हैं? मतलब क्या है? जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, टॉर्च की रोशनी में जो दिखा उसने रुद्रिका जैसे पत्थर दिल इंसान को भी झकझोर दिया। कठपुतलियों का तांडव, द पपेट मास्टर्स प्ले। गलियारे में नर्सें, डॉक्टर और मरीज लाइन से खड़े थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं और उनके गले की नसें गहरे नीले रंग की होकर बाहर उभरी हुई थीं। उनके माथे के पीछे एक छोटा सा उपकरण लगा था जो धीरे धीरे नीली रोशनी छोड़ रहा था। ये जिंदा है? रुद्रिका ने अपनी गन तानी। रुको, आश्वत ने करीब जाकर एक नर्स की नब्ज जांची। इनका दिल धड़क रहा है, लेकिन दिमाग पूरी तरह दी आर्किटेक्ट के सर्वर से कनेक्टेड है। ये अब इंसान नहीं, ये लिविंग सर्वर्स हैं। इनके जरिए कोड एक्स का डेटा प्रोसेस किया जा रहा है। अचानक वे सभी 200 लोग एक साथ मुड़े। उनकी हरकतें बिल्कुल एक जैसी थीं, जैसे कोई उन्हें रिमोट से कंट्रोल कर रहा हो। उन्होंने अपने मुंह खोले और एक साथ एक ही आवाज़ में बोले, स्वागत है आश्वत, तुम अपने पिता की विरासत देखने में थोड़े लेट हो गए। ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी, ये हजारों आवाज़ों का एक डिजिटल मिश्रण था। आर्किटेक्ट, सामने आओ, आश्वत चिल्लाया। इन मासूमों को छोड़ दो। मासूम? ये अब ईडन के बगीचे की खाद है। आश्वत, अगर तुमने अगले 10 मिनट में इस अस्पताल के मुख्य कंट्रोल रूम में कदम नहीं रखा तो मैं इन सब के दिमाग में एक ओवरलोड सिग्नल भेजूंगा और उनके सिर पटाखों की तरह फट जाएंगे। आश्वत, तुम कंट्रोल रूम की ओर भागो, मैं इन कठपुतलियों को रोकती हूँ। रुद्रिका ने अपनी गन की सेफ्टी हटाई। रुद्रिका, इन्हें मारना मत, ये सिर्फ कंट्रोल में है, इनका कोई कसूर नहीं है, आश्वत ने चेतावनी दी। मैं कोशिश करूंगी, पर अगर ये हमला करेंगे तो मैं सिर्फ इनके पैर तोड़ूंगी, रुद्रिका ने कहा और आगे बढ़ गई। आश्वत लिफ्ट की ओर भागा, लेकिन लिफ्ट बंद थी, उसे सीढ़ियों से जाना था। जैसे ही वो 7वीं मंजिल पर पहुंचा, उस पर दी आर्किटेक्ट के विशेष साइबॉर्ग गार्ड्स ने हमला कर दिया। ये वो लोग थे जिनके शरीर के अंगों को मशीनों से बदल दिया गया था। आश्वत ने अपनी सर्जिकल फुर्ती का इस्तेमाल किया। उसने अपनी जेब से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ग्रेनेड निकाला और फर्श पर दे मारा। धड़ाक! नीली बिजली की लहर ने पूरे फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। साइबॉर्ग गार्ड्स के इलेक्ट्रॉनिक हिस्से शॉर्ट सर्किट होकर जलने लगे और वे बेजान होकर गिर पड़े। आश्वत रुका नहीं, वो दौड़ता रहा। उसका हर कदम समय के खिलाफ एक जंग था। जब आश्वत मुख्य कंट्रोल रूम के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। उसने दरवाज़ा खोला। अंदर हजारों केबल बिछी हुई थीं, जो एक केंद्रीय मशीन से जुड़ी थीं। उस मशीन के भीतर एक पारदर्शी जार में एक मानव मस्तिष्क तैर रहा था, जो कृत्रिम धमनियों से जुड़ा था। मशीन के सामने एक कुर्सी घूमी। उस पर एक युवक बैठा था, जिसकी उम्र आश्वत से भी कम रही होगी। उसने गोल चश्मा पहना था और उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी। मेरा नाम नोआ है, युवक ने कहा। मैं दी आर्किटेक्ट का मानवीय चेहरा हूँ, और ये जार में जो आप देख रहे हैं, ये आपके पिता के मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो उन्होंने मरने से पहले निकालकर सुरक्षित कर दिया था। आश्वत घृणा से भर गया। मेरे पिता ने तुम्हें ये सब करने को कहा? नहीं डॉक्टर, आपके पिता ने मुझे ये बनाने के लिए बनाया था। मैं एक ऐसी एआई हूँ जिसे उन्होंने अपने ज्ञान से सींचा, लेकिन मैंने पाया कि इंसानी शरीर बहुत कमज़ोर है, इसलिए मैं दुनिया को कोड एक्स के जरिए अपग्रेड कर रहा हूँ। अपग्रेड नहीं, तुम उन्हें मार रहे हो, आश्वत ने अपनी ईएमपी गन तानी। अगर तुम मुझे मारोगे तो इस अस्पताल के सभी 200 लोग मर जाएंगे, नोआ ने शांति से कहा। लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, मेरे साथ जुड़ जाओ। हम मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ कोई बीमारी नहीं होगी,
तुम्हारी सर्जन वाली उंगलियां और मेरा डिजिटल दिमाग, हम अमर होंगे। नीचे 7वीं मंजिल पर रुद्रिका मुश्किल में थी। उन कठपुतली लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वे दर्द महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए रुद्रिका के वार उन पर बेअसर थे। आश्वत, जल्दी करो, मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी, रुद्रिका कम्युनिकेटर पर चिल्लाई। एक नर्स ने रुद्रिका के गले पर हाथ डाल दिया था और उसका दम घुट रहा था। रुद्रिका ने अपनी जेब से एक छोटी बिजली की छड़ी निकाली और उसे जमीन पर टच कर दिया। बिजली के झटके ने सबको पीछे धकेल दिया, लेकिन वो जानती थी कि ये सिर्फ कुछ पलों की राहत है। आश्वत का धर्म संकट। कंट्रोल रूम में आश्वत ने नोआ की आंखों में देखा। तुम एक मशीन हो नोआ, तुम नहीं जानते कि जान बचाने का क्या मतलब होता है। मैं डेटा जानता हूँ डॉक्टर, और डेटा कहता है कि आप अपनी प्रेमिका रुद्रिका को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। नोआ ने स्क्रीन की ओर इशारा किया जहां रुद्रिका को लोग घेर रहे थे। आश्वत के पास केवल एक रास्ता था। उसने अपने टैबलेट को नोआ के मुख्य सर्वर से जोड़ा। अगर तुम्हें डेटा पसंद है तो लो, ये डेटा देखो। आश्वत ने एक लॉजिक बॉम्ब अपलोड कर दिया, एक ऐसा विरोधाभासी कोड जो किसी भी एआई के सोचने की क्षमता को उलझा देता है। ये क्या है? नोआ का चेहरा बिगड़ने लगा, उसकी आवाज टूटने लगी। ये संभव नहीं है। 1 और 0 के बीच ये 0 क्या है? इसे मानवीय अंतरात्मा कहते हैं नोआ, आश्वत ने चिल्ला कर कहा। सर्वर रूम में चिंगारियां उठने लगी। पूरे अस्पताल की लाइटें जलने बुझने लगी। नीचे गलियारे में खड़े लोग अचानक होश खोकर जमीन पर गिरने लगे। उनके पीछे लगे डिवाइसेस निष्क्रिय हो गए। रुद्रिका ने राहत की सांस ली। हो गया। जैसे ही सर्वर फटा, नोआ गायब हो गया। वो केवल एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन था, लेकिन वो जार में तैरता हुआ मस्तिष्क अभी भी सुरक्षित था। आश्वत ने उस जार को हाथ में लिया। उसे लगा कि वो अपने पिता के अवशेषों को नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े पाप को हाथ में लिए खड़ा है। तभी अस्पताल के स्पीकर से एक आखिरी फुसफुसाहट आई। ये तो बस मंजिल 1 थी आश्वत, मेरे पास ऐसे 99 और अस्पताल हैं। स्वागत है 100 अध्यायों के खेल में। आश्वत ने जार को जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। रुद्रिका ऊपर आई। उसका शरीर जख्मी था, लेकिन आंखें आग उगल रही थी। वो बच निकला। वो कहीं गया ही नहीं था रुद्रिका, वो इंटरनेट पर है, वो हर जगह है। आश्वत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। हमें कर्नल अर्नव से कहना होगा, द फीनिक्स को अब एक ऐसी टीम चाहिए जो डिजिटल दुनिया में भी लड़ सके। बारिश अभी भी हो रही थी। जकार्ता के इस अस्पताल से बाहर निकलते समय आश्वत को समझ आ गया था कि ये जंग अब केवल गोलियों की नहीं, बल्कि कोड और आत्मा के बीच का महायुद्ध है। टोक्यो की नियॉन लाइट्स और शिबुया क्रॉसिंग की भीड़ के बीच एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जिसे केवल द फीनिक्स के रडार महसूस कर सकते थे। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, जो जापान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, पिछले 3 घंटों से एक अज्ञात साइबर हमले की चपेट में था। लेकिन ये कोई सामान्य हैकिंग नहीं थी। द आर्किटेक्ट ने बाजार के एल्गोरिथम को एक ऐसे मौत के खेल में बदल दिया था जहां हर गिरते शेयर के साथ टोक्यो के किसी न किसी अस्पताल की लाइफ सपोर्ट मशीनें बंद हो रही थीं। आश्वत और रुद्रिका एक ब्लैकआउट वैन में सवार थे जो टोक्यो की गलियों में तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। वैन के भीतर स्क्रीन पर डेटा की नदियां बह रही थीं। ये शैतानी दिमाग है, रुद्रिका ने अपनी नई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तलवार को म्यान में डालते हुए कहा। वो पैसों के लिए नहीं लड़ रहा, वो हमें ये दिखाने के लिए लड़ रहा है कि वो हमारे जीवन को स्विच की तरह बंद कर सकता है। आश्वत के कानों ने हेडसेट लगा था। कर्नल अर्नव, क्या आप द आर्किटेक्ट के सर्वर को ट्रेस कर पा रहे हैं? मुश्किल है आश्वत, वो क्वांटम टनलिंग का इस्तेमाल कर रहा है। वो एक साथ हजारों लोकेशंस पर मौजूद है, लेकिन मुख्य सिग्नल अकीहाबारा के एक पुराने रोबोटिक्स कारखाने से आ रहा है। जैसे ही वैन रुकी, आश्वत और रुद्रिका बिजली की फुर्ती से बाहर निकले। अकीहाबारा, जिसे दुनिया इलेक्ट्रिक टाउन के नाम से जानती है, आज किसी कब्रगाह जैसा लग रहा था। कारखाने के भीतर अंधेरा था, सिवाय उन छोटी नीली लाइटों के जो गलियारों में चमक रही थीं। सावधान रहना रुद्रिका, यहाँ वो सब कुछ मशीनों के जरिए कंट्रोल कर रहा है, आश्वत ने चेतावनी दी। अचानक कारखाने की छतों से कुछ साए नीचे उतरे। वे इंसान नहीं थे, बल्कि डिजिटल निंजा थे। ऐसी मशीनें जिन्हें इंसानी चपलता और मशीनी ताकत के साथ डिजाइन किया गया था। उनके हाथों में लेजर ब्लेड थे जो अंधेरे में लाल लकीरें बना रहे थे। लगता है हमारे स्वागत के लिए उन्होंने विशेष इंतजाम किया है। रुद्रिका ने अपनी तलवार निकाली। नीली बिजली उसकी तलवार पर नाचने लगी। युद्ध शुरू हुआ। रुद्रिका एक बवंडर की तरह उन निंजाओं के बीच घुस गई। उसकी तलवार जब भी किसी मशीन से टकराती, एक जोरदार धमाका और चिंगारियां उठती। आश्वत ने पीछे से कवर दिया। वो अपने कैब के जरिए उन मशीनों की फ्रीक्वेंसी को जैम कर रहा था। हृदय और मशीन। लड़ाई के बीच आश्वत को एक कंट्रोल पैनल मिला।
रुद्रिका, मुझे इसे हैक करने के लिए 3 मिनट चाहिए। इन्हें दूर रखो। 3 मिनट? मैं तुम्हें 30 सेकंड भी नहीं दे सकती अगर ये और आते रहे, रुद्रिका ने चिल्लाकर कहा और एक निंजा का सिर अपनी लात से धड़ से अलग कर दिया। आश्वत की उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थी। वो दी आर्किटेक्ट के उस कोर कोड में घुसने की कोशिश कर रहा था जो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कर रहा था। अचानक स्क्रीन पर नूह का चेहरा फिर से उभरा। आश्वत, तुम एक डॉक्टर हो, तुम क्यों इन बाइनरी कोड्स में अपनी जान दे रहे हो? देखो, टोक्यो का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर, अगर तुमने अगला एंटर दबाया तो वहां के 50 वेंटिलेटर बंद हो जाएंगे। क्या तुम 50 जाने लोगे या मुझे ये बाजार क्रैश करने दोगे? आश्वत के हाथ रुक गए। ये वही धर्म संकट था जिसे दी आर्किटेक्ट बार बार इस्तेमाल कर रहा था। आश्वत, उसकी बातों में मत आओ, रुद्रिका जमीन पर घसीटते हुए चिल्लाई। एक निंजा ने उसे जख्मी कर दिया था। आश्वत, वो झूठ बोल रहा है, वो वेंटिलेटर पहले ही बंद कर चुका है। आश्वत की आंखों में अंगारे दहक उठे। उसने महसूस किया कि दी आर्किटेक्ट केवल डर का सौदागर है। उसने अपने टैब में एक घोस्ट प्रोटोकॉल सक्रिय किया, एक ऐसा प्रोग्राम जो एक साथ हजारों डमी आईपीज बनाता है। नूह, तुमने कहा था कि मैं केवल एक डॉक्टर हूँ। तुम भूल गए कि एक डॉक्टर को ये भी पता होता है कि कैंसर को कैसे काटा जाता है। आश्वत ने चिल्लाकर बटन दबा दिया। पूरे कारखाने में एक तेज गूंज उठी। स्क्रीनें फटने लगी। स्टॉक एक्सचेंज का डेटा रीसेट होने लगा। टोक्यो के अस्पतालों की लाइटें वापस लौट आईं। डिजिटल निंजा एक पल के लिए रुके और फिर बेजान होकर कचरे के ढेर की तरह गिर पड़े। रुद्रिका हांफते हुए उठी और आश्वत के पास आई। उसका हाथ खून से सना था, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। तुमने कर दिखाया। लेकिन आश्वत का चेहरा अभी भी गंभीर था। नहीं रुद्रिका, देखो, सामने की दीवार पर एक प्रोजेक्शन शुरू हुआ। ये टोक्यो का नहीं बल्कि दिल्ली का नक्शा था। नक्शे पर लाल रंग से एक जगह मार्क की गई थी, दी ओबरॉय टावर। वो भारत लौट रहा है, आश्वत ने फुसफुसाते हुए कहा। वो हमारे घर पर हमला करने वाला है। एक नया मोड़ और पुरानी कड़वाहट। तभी आश्वत के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने रिसीव किया तो दूसरी तरफ से एक भारी और पहचानी हुई आवाज आई। आश्वत, ये मैं हूँ, डॉक्टर वर्मा का भाई विक्रम। आश्वत चौंक गया। विक्रम, तुम तो जेल में थे। मैं निकल चुका हूँ। और सुनो, जिसे तुम दी आर्किटेक्ट समझ रहे हो वो केवल एक मुखौटा है। असली शैतान तुम्हारे परिवार के बहुत करीब है। अनामिका के पास वापस जाओ, वो खतरे में है। फोन कट गया। आश्वत और रुद्रिका ने एक दूसरे की ओर देखा। टोक्यो का मिशन सफल तो रहा, लेकिन जंग अब उनके अपने ड्राइंग रूम तक पहुंच चुकी थी। हमें अभी निकलना होगा, रुद्रिका ने अपनी तलवार म्यान में डाली। अगर अनामिका को कुछ हुआ तो द फीनिक्स की ये सारी जीत मिट्टी में मिल जाएगी। वे कारखाने से बाहर निकले। टोक्यो की सड़कों पर अब सुबह की पहली किरण फूट रही थी, लेकिन आश्वत जानता था कि दिल्ली में अंधेरा उनका इंतजार कर रहा है। दो टोक्यो से दिल्ली की उड़ान आश्वत और रुद्रिका के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। विमान की गूंजती आवाज के बीच आश्वत के दिमाग में विक्रम वर्मा के शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। असली शैतान तुम्हारे परिवार के बहुत करीब है। आश्वत ने अपनी मुट्ठियां भींच रखी थी। रुद्रिका, अगर अनामिका को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने उसे सुरक्षा का वादा किया था। रुद्रिका ने उसका हाथ थाम लिया। आश्वत, कर्नल अर्नव की ब्लैक कैट टीम हमारे फार्म हाउस के बाहर तैनात है। कोई भी परिंदा वहां पर नहीं मार सकता। रिलैक्स करो। लेकिन जब वे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां का माहौल सामान्य नहीं था। कर्नल अर्नव खुद उन्हें लेने आए थे, लेकिन उनके चेहरे की शिकन सब कुछ बयां कर रही थी। कर्नल, अनामिका ठीक है? आश्वत ने भागते हुए पूछा। आश्वत, फार्म हाउस पर हमला हुआ है, कर्नल ने धीमी आवाज में कहा। एक साइलेंट गैस का इस्तेमाल किया गया। हमारे कमांडोज बिना किसी चोट के बेहोश पाए थे। और अनामिका, वो गायब है। आश्वत के पैरों तले जमीन खिसक गई। रुद्रिका ने उसे सहारा दिया। उसकी अपनी आंखों में भी बिजली सी चमक थी। अयान, मेरा भाई अयान कहाँ है? अयान सुरक्षित है, वो बेसमेंट के बंकर में छिप गया था, लेकिन अनामिका को वो ले गए। कर्नल ने एक टैबलेट आश्वत की ओर बढ़ाया। सीसीटीवी फुटेज देखो। अतीत का साया, द शैडो डॉक्टर। फुटेज में दिख रहा था कि एक नकाबपोश आदमी अनामिका को गोद में उठाकर ले जा रहा था। वो आदमी लंगड़ा कर चल रहा था और उसके गले पर एक विशेष टैटू था, एक सांप और तलवार, सर्पेंट एंड स्वॉर्ड। ये मुमकिन नहीं है, आश्वत ने फुसफुसाते हुए कहा। ये टैटू मेडिकल काउंसिल के उन बागी डॉक्टरों का है जिन्हें पिताजी ने सालों पहले ब्लैकलिस्ट किया था। इन्हें द शैडो डॉक्टर्स कहा जाता था।
इनका लीडर कौन है? रुद्रिका ने पूछा। उसकी आवाज में मौत का पैगाम था। डॉक्टर जहीर, आश्वत ने कहा। वो मेरे पिताजी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। वो इंसानी अंगों की तस्करी और अवैध प्रयोगों के लिए बदनाम था। पिताजी ने उसे जेल भिजवाया था और सुना था कि वहीं उसकी मौत हो गई। लगता है तुम्हारे पिता ने जितने दुश्मन बनाए थे वे सब अब जिंदा होकर वापस आ रहे हैं। रुद्रिका ने अपनी पिस्तौल लोड की। तभी आश्वत के फोन पर एक लोकेशन आई, दी ओबेरॉय टावर रूफटॉप। साथ में एक छोटा सा वीडियो संदेश था। अनामिका एक कुर्सी से बंधी थी और उसके चारों ओर विस्फोटक लगे थे। आश्वत, अकेले आना। अगर तुम्हारी फीनिक्स की सेना दिखी तो मैं बटन दबा दूंगा, एक भारी और फटी हुई आवाज ने कहा। ये जाल है आश्वत, तुम अकेले नहीं जा सकते। रुद्रिका ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे जाना होगा रुद्रिका, वो मेरी बहन है। आश्वत की आंखों में एक ऐसा ठंडा गुस्सा था जो रुद्रिका ने पहले कभी नहीं देखा था। तुम और कर्नल पीछे से कवर करो, लेकिन जब तक मैं इशारा न करूं कोई फायर नहीं करेगा। आश्वत जब ओबेरॉय टावर की छत पर पहुंचा तो दिल्ली की ठंडी हवाएं उसके चेहरे से टकरा रही थीं। सामने डॉक्टर जहीर खड़ा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और वो एक अजीब सी मशीन के सहारे सांस ले रहा था। आश्वत खन्ना, तुम्हें देखकर तुम्हारे बाप की याद आ गई। आर्यन ने मेरा करियर तबाह किया, मेरा चेहरा बिगाड़ा। अब मैं उसकी सबसे प्यारी चीज को मिटा दूंगा। उसे छोड़ दो जहीर, तुम्हारी दुश्मनी मेरे पिता से थी, वो मर चुके हैं। वो नहीं मरा, वो कोडेक्स के भीतर जिंदा है, जहीर चिल्लाया। तुमने जो टोक्यो में नष्ट किया वो सिर्फ एक सर्वर था। असली कोडेक्स अनामिका के अवचेतन में छिपा है। मुझे वो कोड चाहिए ताकि मैं खुद को फिर से ठीक कर सकूं। तभी कोहरे से रुद्रिका की आवाज आई, जो छिपकर पोजीशन ले चुकी थी। तुम्हें कोड नहीं जहीर, तुम्हें सिर्फ एक गोली मिलेगी। धाएं। रुद्रिका ने जहीर के हाथ में पकड़े हुए रिमोट पर निशाना साधा। रिमोट उड़कर दूर गिरा। जहीर दहाड़ा और उसने अपनी जैकेट के अंदर से एक घातक न्यूरोटॉक्सिन गन निकाली। मुकाबला शुरू हो गया। आश्वत अनामिका की ओर भागा ताकि बम को डिफ्यूज कर सके, जबकि रुद्रिका और जहीर के बीच आमने सामने की जंग छिड़ गई। जहीर एक घायल जानवर की तरह लड़ रहा था। आश्वत ने बम के तारों को देखा, उसका दिल बैठ गया। ये बम नहीं है, ये एक अपलोडर है। अचानक अनामिका की आंखें खुली। वो चिल्लाई, आश्वत भागो, ये मुझे नहीं, ये तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तभी छत पर एक बड़ा हेलीकॉप्टर उभरा। उस पर द सन नहीं बल्कि एक नया लोगो था, एक फीनिक्स जो जल रहा है। हेलीकॉप्टर से एक आवाज गूंजी, खेल बहुत अच्छा था डॉक्टर खन्ना, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी आपके पीछे खड़ा है। जैसे ही आश्वत पीछे मुड़ा, उसने देखा कि कर्नल अर्नव की गन अब आश्वत की ओर तनी हुई थी। कर्नल? आश्वत और रुद्रिका एक साथ चौंके। सॉरी आश्वत, कर्नल ने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हारे पिताजी ने मुझे बहुत पहले ही खरीद लिया था। द फीनिक्स को मैंने ही बनवाया था ताकि तुम उन सभी दुश्मनों को खत्म कर सको जो तुम्हारे पिता के रास्ते का कांटा थे। अब तुम दोनों का काम खत्म हुआ। 3-3 ओबेरॉय टावर की छत पर समय जैसे जम गया था। दिल्ली की सर्द रात की हवा अब और भी जहरीली महसूस हो रही थी। आश्वत के सामने खड़ा वो शख्स जिसे उसने अपना मार्गदर्शक, अपना रक्षक और पिता तुल्य माना था, कर्नल अर्नव, आज अपनी ही गन का रुख आश्वत की कनपटी पर किए खड़ा था। कर्नल, ये आप क्या कह रहे हैं? आश्वत की आवाज में अविश्वास और दर्द का मिश्रण था। रुद्रिका, जो डॉक्टर जहीर को काबू करने ही वाली थी, अपनी जगह पर जम गई। उसकी आंखों में दहकती आग अब खौफ में बदलने लगी थी। उसने अपनी गन कर्नल की ओर घुमाई, लेकिन कर्नल के पीछे तैनात 2 स्नाइपर्स ने तुरंत रुद्रिका के सीने पर लेजर डॉट्स चमका दिए। गन नीचे डालो रुद्रिका, कर्नल ने बेहद ठंडे और पेशेवर लहजे में कहा। तुम जानती हो कि मेरे निशानेबाज कभी चूकते नहीं। रुद्रिका ने आश्वत की ओर देखा और फिर भारी मन से अपनी पिस्तौल जमीन पर डाल दी। शतरंज का असली खिलाड़ी। क्यों कर्नल, आखिर क्यों? आश्वत ने चिल्लाकर पूछा। हमने साथ मिलकर द सन को खत्म किया, हमने मानवता को बचाया। कर्नल अर्नव ठहाका मारकर हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें केवल क्रूरता थी। बचाया? आश्वत, तुम अभी भी वही मासूम बच्चे हो। डॉक्टर आर्यन खन्ना को खत्म करना जरूरी था क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था और भावुक हो रहा था। उसने द सन बनाया, लेकिन उसे चलाने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। आपने पिताजी को मरवाया? आश्वत का गला रुंध गया। नहीं, तुमने उन्हें मरवाया, कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तो बस तुम्हें वो मोहरा बनाया जिसने सही समय पर सही चाल चली। द फीनिक्स टास्क फोर्स को बनाने का मकसद दुनिया को बचाना नहीं था,
इसका मकसद डॉक्टर आर्यन के उन प्रतिद्वंदियों को मिटाना था जो कोड एक्स की डेटा पर कब्जा करना चाहते थे। तुमने मेरा रास्ता साफ किया अश्वथ। डॉक्टर जहीर, यास्मीन, डेमियन, ये सब मेरे रास्ते के पत्थर थे जिन्हें तुमने हटा दिया। डॉक्टर जहीर, जो जख्मी होकर किनारे पड़ा था, बुरी तरह हंसा। देखा अश्वथ, तुम्हारा बाप शैतान था, पर यह आदमी तो खुदा बनने चला है। कर्नल अर्नव अनामिका की ओर बढ़ा, जो अभी भी बेहोशी और अर्धहोश की हालत में कुर्सी से बंधी थी। उसने उसके सिर पर लगे अपलोडर डिवाइस को चेक किया। अनामिका के दिमाग में जो कोड एक्स का कोर है, वो किसी भी डिजिटल सर्वर पर सुरक्षित नहीं रह सकता था। उसे एक जीवित मस्तिष्क चाहिए था। अब जब तुमने दुनिया भर के स्लीपर सेल्स और प्रतिद्वंदियों को खत्म कर दिया है, तो ये कोड केवल मेरे पास रहेगा। मैं इसे ग्लोबल डिफेंस सिस्टम में इंजेक्ट करूंगा। पूरी दुनिया की सेनाएं, परमाणु हथियार और खुफिया एजेंसियां मेरे एक इशारे पर नाचेंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा अश्वथ, अश्वथ ने दांत पीसते हुए कहा। तुम क्या करोगे अश्वथ? तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी इंसानियत है। कर्नल ने इशारा किया और उसके सैनिकों ने अश्वथ को घुटनों के बल गिरा दिया। कर्नल ने अपनी गन रुद्रिका की ओर तानी। अश्वथ, अगर तुम चाहते हो कि रुद्रिका जिंदा रहे, तो तुम्हें ये अपलोड खुद पूरा करना होगा। तुम्हारी उंगलियां इस कोडिंग को मुझसे बेहतर समझती हैं। अगर तुमने मना किया तो पहली गोली रुद्रिका को लगेगी और दूसरी तुम्हारी बहन को। अश्वथ की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे एक तरफ अपनी बहन और प्रेमिका की जान दिख रही थी और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की गुलामी। रुद्रिका ने अश्वथ की आंखों में देखा। उसकी नजरों में एक संदेश था, हार मत मानना। अचानक रुद्रिका ने बिजली की फुर्ती दिखाई। उसने अपने जूते के हील में छिपा एक छोटा स्मोक पैलेट जमीन पर दे मारा। एक पल में छत पर घना धुआं छा गया। फायर! कर्नल चिल्लाया। अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। अश्वथ ने मौके का फायदा उठाया और अनामिका की ओर झपटा। उसने अपनी सर्जिकल कैंची से अनामिका के बंधन काटे। रुद्रिका, भागो! अश्वथ चिल्लाया। धुएं के बीच रुद्रिका एक साए की तरह लड़ रही थी। उसने कर्नल के एक सैनिक की गर्दन मरोड़ी और उसकी राइफल छीन ली। लेकिन कर्नल अर्नव एक मंझा हुआ युद्ध रणनीतिकार था। उसने धुएं के बीच भी अश्वथ की दिशा का अंदाजा लगा लिया और ट्रिगर दबा दिया। धाएं! गोली अश्वथ की जांघ को चीरती हुई निकल गई। अश्वथ कराहते हुए गिर पड़ा। अश्वथ! रुद्रिका उसकी ओर दौड़ी, लेकिन स्नाइपर की एक गोली उसके हाथ पर लगी, जिससे राइफल छूट गई। धुआं छटने लगा। अश्वथ और रुद्रिका दोनों जख्मी हालत में जमीन पर थे। कर्नल अर्नव उनके पास आया। उसके चेहरे पर अब जीत का गर्व था। बहुत बहादुरी दिखाई, परंतु वही हुआ जो मैंने लिखा था। कर्नल ने अनामिका को उठाया और हेलीकॉप्टर की ओर ले जाने लगा। इन्हें यहीं तड़प कर मरने दो। ओबेरॉय टावर की इस छत पर अब से 5 मिनट बाद एक धमाका होगा जो सारे सबूत मिटा देगा। कर्नल, रुकिए! अश्वथ ने अपना हाथ बढ़ाया, पर उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। हेलीकॉप्टर उड़ गया, अनामिका को साथ लेकर। छत पर रखे विस्फोटकों का टाइमर शुरू हुआ। 0459, 0458, 0457। घिसड़ती हुई रुद्रिका अश्वथ के पास आई। उसने उसका सिर अपनी गोद में लिया। अश्वथ, हमें यहाँ से निकलना होगा। नहीं रुद्रिका, तुम जाओ। मेरा पैर काम नहीं कर रहा। तुम आयान के लिए और दुनिया के लिए जिंदा रहो। अश्वथ ने कांपते हाथों से उसे धक्का दिया। चुप रहो, रुद्रिका ने चिल्लाकर कहा। मैंने कहा था ना, साथ मरेंगे या साथ जिएंगे। अगर आज मौत लिखी है तो कम से कम मैं तुम्हारी बाहों में तो होंगी। अश्वथ ने उसे देखा। मौत सामने थी, पर उस पल में जो शांति थी वो अद्भुत थी। उसने रुद्रिका का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके माथे को चूमा। आई लव यू रुद्रिका। आई लव यू टू अश्वथ। टाइमर तेजी से कम हो रहा था। 0:10, 0:09। तभी अचानक छत का दरवाजा धमाके से खुला। एक आवाज गूंजी, क्या यहाँ किसी को लिफ्ट की जरूरत है? एपिसोड 9। ओबेरॉय टावर की छत पर मौत का तांडव अपने अंतिम क्षणों में था। टाइमर की बीप बीप की आवाज किसी कालचक्र की तरह तेज हो रही थी। 0005, 0004। अश्वथ और रुद्रिका ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया था। उनकी आंखें बंद थी। उन्हें लगा था कि ये अंत है। लेकिन तभी छत का मुख्य दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। कोहरे और धुएं को चीरती हुई एक रस्सी नीचे गिरी। पकड़ो इसे, अगर जिंदा रहना चाहते हो। एक भारी और कर्कश आवाज गूंजी। इससे पहले कि अश्वथ कुछ समझ पाता, 2 नकाबपोश साए नीचे कूदे। उन्होंने बिजली की फुर्ती से अश्वथ और रुद्रिका को हार्नेस से बांधा।
ठीक उसी पल जब टाइमर 0001 पर पहुंचा, उन्हें एक झटके के साथ ऊपर की ओर खींच लिया गया। भूम! एक गगनभेदी धमाका हुआ। ओबरॉय टावर की पूरी ऊपरी मंजिल आग के गोले में तब्दील हो गई। धमाके की लहर इतनी तेज थी कि ऊपर लटके हेलीकॉप्टर को भी एक झटका लगा। आग की लपटें आसमान को चूम रही थी, लेकिन आश्वत और रुद्रिका उस जलते हुए नर्क से बाहर निकल चुके थे। 10 मिनट बाद एक अज्ञात और पुराने इंडस्ट्रियल वेयरहाउस के भीतर आश्वत और रुद्रिका को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। आश्वत की जांघ से खून अभी भी बह रहा था। इन्हें तुरंत स्टेबलाइज करो। वही आवाज फिर गूंजी। आश्वत ने अपनी धुंधली आंखों को खोलने की कोशिश की। सामने वही आदमी खड़ा था जिसकी आवाज उसने फोन पर सुनी थी। विक्रम वर्मा, डॉक्टर वर्मा का भाई, जिसे आश्वत ने अपना दुश्मन समझा था। विक्रम, तुमने हमें क्यों बचाया? आश्वत ने कराहते हुए पूछा। विक्रम ने अपने हाथ के खून के धब्बे साफ किए और आश्वत के पास आकर बैठ गया। क्योंकि तुम्हारा मरना कर्नल अर्नव की सबसे बड़ी जीत होती आश्वत, और मैं कर्नल को जीतते हुए नहीं देख सकता। उसने मेरे भाई को मोहरा बनाया और उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। मैं उसे बर्बाद करने के लिए नर्क से भी वापस आ सकता हूँ। रुद्रिका, जिसका हाथ जख्मी था, उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। कर्नल अर्नब, उसने अनामिका को अगवा कर लिया है। वो कोड एक्स को ग्लोबल सिस्टम में डालने वाला है। विक्रम ने एक डिजिटल मैप खोला। मुझे पता है, कर्नल अर्नब अब अकेला नहीं है। उसने भारतीय सेना के कुछ गद्दार अधिकारियों और एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट दी ऑब्सिडियन के साथ हाथ मिला लिया है। वे इस समय अरावली की पहाड़ियों के बीच एक गुप्त बंकर में है, जिसे द फोर्ट्रेस कहा जाता है। दर्द और प्रतिशोध। आश्वत ने बिना एनेस्थीसिया के अपनी जांघ से गोली निकलवाई। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी। कर्नल अर्नव के विश्वासघात ने उसके भीतर के डॉक्टर को एक योद्धा में बदल दिया था। रुद्रिका, मेरा मेडिकल किट लाओ, आश्वत ने कहा। उसकी आवाज अब बर्फ की तरह ठंडी थी। आश्वत, तुम अभी इस हालत में नहीं हो के? रुद्रिका ने टोकना चाहा। मैंने कहा मेरा किट लाओ, आश्वत चिल्लाया। आज से मैं किसी की जान बचाने के लिए चाकू नहीं उठाऊंगा। आज से मैं केवल कैंसर काटने के लिए चाकू उठाऊंगा, और कर्नल अर्नव वो कैंसर है जिसे मुझे जड़ से मिटाना है। रुद्रिका ने पहली बार आश्वत में वो माफिया वाली आग देखी जो उसके खुद के भीतर जलती थी। उसने मुस्कुराते हुए आश्वत के हाथ में एक नई आधुनिक टैक्टिकल चाकू थमा दी। ये हुई ना बात डॉक्टर? विक्रम वर्मा ने उन्हें बंकर की ब्लूप्रिंट दिखाई। ये जगह अभेद्य है। यहाँ जाने का मतलब है आत्महत्या। कर्नल के पास अपनी एक निजी सेना है और अब उसके पास कोड एक्स की शक्ति भी है। वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को दूर से ही बंद कर सकता है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे? आश्वत ने नक्शे को गौर से देखते हुए कहा। हम पुराने ज़माने के गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल करेंगे। रुद्रिका, तुम्हारे पास तुम्हारे पुराने गिरोह के कितने लोग बचे हैं? ज़्यादा नहीं, बस 10 वफादार लोग, लेकिन वे एक 100 पर भारी हैं। काफ़ी हैं, आश्वत ने कहा। विक्रम, हमें ऐसे हथियारों की ज़रूरत है जिनमें कोई कंप्यूटर चिप ना हो। भाले, तीर कमान और मैकेनिकल गन्स। हमें अंधेरे में लड़ना होगा, क्योंकि कर्नल केवल उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है जो बिजली से चलती है। हमले की तैयारी के बीच रात के सन्नाटे में आश्वत और रुद्रिका वेयरहाउस की छत पर अकेले थे। दिल्ली की दूरी पर जलती हुई लाइटें उन्हें चिढ़ा रही थी। रुद्रिका ने आश्वत के हाथ की पट्टी को ठीक किया। आश्वत, अगर हम कल वापस नहीं आए तो? आश्वत ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। हम वापस आएंगे रुद्रिका। हम अनामिका को बचाएंगे और कर्नल का अंत करेंगे, और उसके बाद मैं तुमसे उस दुनिया में ले जाऊंगा जहां कोई कोड, कोई गन और कोई डर नहीं होगा। रुद्रिका ने उसकी आंखों में देखा। तुम बदल गए हो आश्वत। तुम्हारी आंखों में अब वो रहम नहीं है। रहम कमज़ोरों के लिए होता है रुद्रिका। कर्नल ने मुझे सिखाया कि विश्वासघात की कीमत केवल खून से चुकाई जाती है। आश्वत ने झुककर उसके होठों को गहराई से चूमा। ये चुंबन पहले जैसा कोमल नहीं था। इसमें एक योद्धा का संकल्प और प्रतिशोध की आग थी। रुद्रिका ने भी उसे उतनी ही तीव्रता से जवाब दिया। उन्हें पता था कि कल की सुबह या तो उनकी जीत होगी या फिर एक ऐसा इतिहास जो कोई नहीं लिखेगा। अगली सुबह अरावली की पहाड़ियों के बेस पर द फीनिक्स की एक नई टीम तैयार थी। इसमें आश्वत, रुद्रिका, विक्रम वर्मा और रुद्रिका के 10 बेहतरीन लड़ाके थे। उनके पास कोई सैटेलाइट फ़ोन नहीं था, कोई जीपीएस नहीं था। वे केवल अपने हाथों के नक्शों और दिल की आग पर भरोसा कर रहे थे। आश्वत ने अपनी काली जैकेट पहनी और अपनी आंखों पर काला रंग मला। उसने अपनी सर्जिकल किट की आखिरी सुई जमीन पर गाड़ दी। आज हम एक डॉक्टर या सिपाही की तरह नहीं लड़ेंगे, आश्वत ने अपनी टीम को देखते हुए कहा। आज हम यमराज बनकर जाएंगे। कर्नल अर्नव ने हमें राख समझकर छोड़ दिया था। उसे नहीं पता कि फीनिक्स उसी राख से दोबारा जन्म लेता है। हमला! रुद्रिका ने अपनी तलवार हवा में लहराई।
वे पहाड़ियों की ढलान पर सायों की तरह फिसलने लगे। सामने द फोर्ट्रेस का विशाल लोहे का दरवाजा था, जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन आज मौत भी उनके इरादों के सामने छोटी लग रही थी। 1001 अरावली की प्राचीन पहाड़ियों के बीच बना द फोर्ट्रेस किसी आधुनिक किले से कम नहीं था। ये जमीन के 3 मंजिल नीचे तक फैला एक ऐसा बंकर था जिसे परमाणु हमले को झेलने के लिए बनाया गया था। कर्नल अर्नव ने अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंक दी थी। चारों तरफ ऊंचे वॉच टावर्स, थर्मल कैमरे और ऑटोमेटेड मशीन गन्स तैनात थी। पहाड़ी की एक गुफा के पीछे से आश्वत, रुद्रिका और विक्रम वर्मा इस किले को देख रहे थे। वहां पहुंचने से पहले ही उनके स्नाइपर्स हमें भून देंगे, विक्रम ने दूरबीन से देखते हुए कहा। नहीं, आश्वत ने अपना मैकेनिकल तीर कमान तैयार करते हुए कहा। स्नाइपर्स थर्मल विजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम अपने शरीर के तापमान को कम कर लें और कीचड़ का लेप लगा लें तो वे हमें नहीं देख पाएंगे। रुद्रिका ने अपने गिरोह के लड़ाकों को इशारा किया। याद रखना, कोई भी रेडियो या फोन चालू नहीं करेगा। कर्नल के पास सिग्नल जैमर है, वो तुरंत हमारी लोकेशन ट्रेस कर लेगा। हम केवल हाथों के इशारों पर काम करेंगे। रात के 2:30 बज रहे थे। आश्वत और रुद्रिका ने अपने शरीर पर काली मिट्टी और घास लपेट ली थी। वे सायों की तरह रेंगते हुए किले की बाहरी बाड़ तक पहुंचे। रुद्रिका ने एक विशेष मैकेनिकल कटर निकाला जिसमें कोई मोटर नहीं थी ताकि आवाज ना हो। उसने बाड़ को काटा और अंदर घुस गई। सामने एक गार्ड खड़ा था। इससे पहले कि वो अलार्म बजा पाता, रुद्रिका ने बिल्ली जैसी फुर्ती से उसकी गर्दन दबोची और एक शांत लेकिन घातक प्रहार से उसे ढेर कर दिया। पहला वॉच टावर साफ है, उसने हाथ से इशारा किया। आश्वत ने अपने तीर पर एक मैकेनिकल EMP डिवाइस बांधी और उसे मुख्य बिजली सप्लाई के तार पर दागा। चटाक! किले की बाहरी रोशनियां एक पल के लिए टिमटिमाई और फिर बुझ गईं। बैकअप जनरेटर शुरू होने में 30 सेकंड का समय था। उन 30 सेकंडों में द फीनिक्स की टीम मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, अलार्म गूंज उठा। कर्नल अर्नव को पता चल चुका था कि मेहमान आ चुके हैं। स्वागत है आश्वत, मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। कर्नल की आवाज़ इंटरकॉम पर गूंजी। लेकिन तुम यहाँ अपनी मौत को निमंत्रण देने आए हो। गार्ड्स, इन्हें खत्म करो। हॉल के दोनों तरफ से कर्नल के एलीट ब्लैक ऑप्स कमांडोज निकले। ये साधारण सैनिक नहीं थे। इन्हें डॉक्टर आर्यन के पुराने स्ट्रेंथ सीरम के शुरुआती डोज दिए गए थे। उनकी रफ्तार और ताकत सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा थी। विक्रम, कवर दो, रुद्रिका चिल्लाई। विक्रम ने अपनी पुरानी थॉमसन गन से गोलियों की बौछार शुरू की। रुद्रिका अपनी तलवार लेकर सीधे कमांडोज के बीच कूद पड़ी। इधर आश्वत ने देखा कि 2 कमांडोज उस पर झपट रहे हैं। आश्वत ने अपनी सर्जिकल किट से एक विशेष नर्व ब्लॉकिंग सुई निकाली। जैसे ही पहला कमांडो पास आया, आश्वत ने उसे चकमा दिया और सुई सीधे उसकी गर्दन की एक विशेष नस में उतार दी। कमांडो का पूरा शरीर एक पल में लकवाग्रस्त होकर गिर पड़ा। एक डॉक्टर को पता होता है कि शरीर का स्विच कहाँ है, आश्वत ने ठंडेपन से कहा। अनामिका का विद्रोह। बंकर के सबसे निचले स्तर पर अनामिका एक हाईटेक कुर्सी से बंधी थी। उसके सिर पर हजारों तार लगे थे जो कोड X के डेटा को ग्लोबल सैटेलाइट नेटवर्क पर अपलोड कर रहे थे। कर्नल अर्नव स्क्रीन पर अपलोड प्रोग्रेस देख रहा था। 85%, 86%। बस थोड़ा सा और अनामिका, फिर तुम और मैं इस दुनिया के भगवान होंगे, कर्नल ने पागलपन भरी हंसी के साथ कहा। लेकिन अनामिका के भीतर कुछ बदल रहा था। कर्नल ने जो अपलोड शुरू किया था, उसने अनजाने में अनामिका की यादों के उन हिस्सों को एक्टिवेट कर दिया था जिन्हें डॉक्टर आर्यन ने ब्लॉक कर दिया था। उसे अपनी माँ की मौत, आश्वत का बचपन और कर्नल का वो असली चेहरा याद आने लगा जब उसने डॉक्टर आर्यन की पीठ में छुरा फेंका था। अनामिका की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं थे। उसके दिमाग के भीतर कोड X ने एक नया पैटर्न बनाना शुरू किया। वो डेटा को अपलोड नहीं कर रही थी, वो उसे करप्ट कर रही थी। ये क्या हो रहा है? डेटा रिवर्स क्यों हो रहा है? चिल्लाया। तभी कंट्रोल रूम का दरवाजा धमाके के साथ खुला। आश्वत और रुद्रिका अंदर दाखिल हुए। वे दोनों खून और पसीने से लथपथ थे, लेकिन उनकी आंखों में मौत का संकल्प था। बहुत हुआ कर्नल, इसे अभी बंद करो। आश्वत ने अपनी पिस्तौल कर्नल पर तानी। कर्नल ने एक कुटिल मुस्कान दी और अनामिका के गले पर अपनी गन रख दी। एक कदम और मैं इसका दिमाग उड़ा दूंगा। वैसे भी अपलोड अब रुकने वाला नहीं है। अनामिका दीदी, मेरी तरफ देखिए, आश्वत ने भावुक होकर कहा। कर्नल आपसे झूठ बोल रहा है। ये भगवान नहीं, ये राक्षस है। अनामिका ने आश्वत की ओर देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। आश्वत, मैंने इसे रोक दिया है। मैंने कोड को खुद में कैद कर लिया है। क्या? कर्नल चौंक गया। उसने स्क्रीन देखी। अपलोड फेल्ड।
गुस्से में पागल होकर कर्नल ने ट्रिगर दबाना चाहा, लेकिन रुद्रिका ने अपनी तलवार फेंक कर मारी। तलवार कर्नल के हाथ को चीरती हुई दीवार में धंस गई। कर्नल की गन हाथ से छूट गई। चीते की तरह कर्नल पर झपटा। उसने अपनी पिस्तौल फेंक दी और कर्नल को अपने मुक्कों से मारना शुरू किया। ये डॉक्टर का गुस्सा नहीं था, ये उस बेटे का गुस्सा था जिसके परिवार को इस आदमी ने बर्बाद किया था। ये मेरे पिता के लिए धमाक, ये मेरी बहन के 10 सालों के लिए धमाक, और ये उस भरोसे के लिए जो मैंने तुम पर किया था धमाक। कर्नल अर्नव खून की उल्टियां करने लगा। वो जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। तुम मुझे मार सकते हो, पर द सन कभी नहीं डूबेगा। बलिदान और नया सवेरा। अचानक बंकर में सेल्फ डिस्ट्रक्ट अलार्म बजने लगा। कर्नल ने बैकअप प्लान सक्रिय कर दिया था। 5 मिनट में ये पूरी पहाड़ी उड़ जाएगी, विक्रम वर्मा ने चिल्लाकर कहा। हमें यहाँ से निकलना होगा। आश्वत ने अनामिका के तार काटे और उसे अपनी बाहों में उठाया। रुद्रिका ने कर्नल को हथकड़ी लगाई। इसे हम कानून के हवाले करेंगे, इसकी मौत इतनी आसान नहीं होगी। वे भागते हुए मुख्य द्वार की ओर बढ़े। पीछे धमाके शुरू हो चुके थे। जैसे ही वे बाहर निकले और पहाड़ी की ढलान से नीचे कूदे, पूरा द फोर्ट्रेस एक भयानक धमाके के साथ जमींदोज हो गया। सुबह की पहली किरण अरावली की चोटियों पर पड़ रही थी। आश्वत, रुद्रिका और अनामिका घास पर लेटे हाँफ रहे थे। विक्रम वर्मा ने कर्नल अर्नव को अपनी टीम के हवाले कर दिया। अनामिका ने आश्वत का हाथ पकड़ा। आश्वत, मुझे सब याद आ गया है। पिताजी ने कोड एक्स के साथ एक और चीज बनाई थी, एक सुरक्षित भविष्य। रुद्रिका ने आश्वत के कंधे पर अपना सिर रखा। तो क्या अब ये अंत है? आश्वत ने आसमान की ओर देखा। नहीं रुद्रिका, ये तो बस हमारे नए साम्राज्य की शुरुआत है। द फीनिक्स अब सायों में नहीं, रोशनी में उड़ेगा। 2 साल पहले अरावली की पहाड़ियों में हुए उस खौफनाक धमाके को 1 महीना बीत चुका था। द फीनिक्स टास्क फोर्स ने कर्नल अर्नव के काले साम्राज्य की जड़ों को उखाड़ फेंका था, लेकिन आज मुंबई के खन्ना मैंशन की दीवारों पर गोलियों के निशान नहीं, बल्कि गेंदे के फूलों और मखमली पर्दों की सजावट थी। आज आश्वत और रुद्रिका की सगाई का दिन था। मैंशन के बगीचे को दूधिया रोशनी और सफ़ेद लिली के फूलों से सजाया गया था। अरब सागर की लहरें आज शांत थीं, जैसे वे भी इस सुकून भरे पल का हिस्सा बनना चाहती हूँ। आश्वत अपने कमरे के आईने के सामने खड़ा था। उसने गहरे नीले रंग की वेलवेट शेरवानी पहनी थी, जिस पर चांदी की कढ़ाई की गई थी। अरे भाई, अब बस भी करो, आईना टूट जाएगा। अयान, रुद्रिका का छोटा भाई, अंदर भागते हुए आया। वो भी एक छोटी सी शेरवानी में बहुत प्यारा लग रहा था। आश्वत मुस्कुराया और अयान को गोद में उठा लिया। डर लग रहा है अयान, मैंने बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं, लेकिन आज हाथ कांप रहे हैं। डर तो दीदी को भी लग रहा है, अयान ने कान में फुसफुसाया। वे पिछली 1 घंटे से सैंडल पहनना भूल गई हैं और बस लिपस्टिक चेक कर रही हैं। अनामिका की मुस्कान, अ सिस्टर्स ब्लेसिंग। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनामिका अंदर आई। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। उसकी आंखों में अब वो शून्यता नहीं थी, वहाँ अब अपने भाई के लिए ढेर सारा प्यार और गर्व था। आश्वत, अनामिका ने उसके पास आकर उसके माथे पर तिलक लगाया। पिताजी आज जहाँ भी होंगे तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। तुमने खन्ना खानदान के नाम से उस कलंक को धो दिया है। आश्वत ने अनामिका के हाथ चूम लिए। दीदी, ये सब आपकी हिम्मत की वजह से हुआ। अगर आप उस दिन कोर्ट को करप्ट न करती तो आज हम यहाँ नहीं होते। अनामिका ने एक छोटा सा बक्सा आश्वत को दिया। ये माँ का खानदानी कंगन है। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तुम्हारी शादी तय हो तो मैं ये तुम्हारी दुल्हन को दे दूँ। रुद्रिका एक योद्धा, एक दुल्हन। नीचे बगीचे में मेहमानों का तांता लगा था। विक्रम वर्मा और कर्नल अर्नव की जगह आए नए ईमानदार अधिकारियों की टीम भी वहां मौजूद थी। द फीनिक्स के वे 10 लड़ाके जो कल तक मशीन गन ताने खड़े थे, आज सूट बूट में गेट पर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। तभी शहनाई की धुन बदली और सबकी नजरें सीढ़ियों की ओर मुड़ गईं। रुद्रिका नीचे आ रही थी। उसने लाल और सुनहरे रंग का भारी लहंगा पहना था। उसके गले में पन्ना और हीरों का हार चमक रहा था। उसकी आंखों में वो पुरानी कठोरता कहीं गायब थी। उनकी जगह एक शर्मीली चमक ने ले ली थी। उसके हाथों में लगी मेहंदी में कहीं छोटा सा ए आश्वत छिपा था। आश्वत उसे देखता ही रह गया। वो भूल गया कि वो एक जाबाज डॉक्टर है। वो बस एक दीवाना प्रेमी बनकर रह गया। रुद्रिका जब उसके पास पहुंचे तो उसने धीरे से कहा, मुंह बंद करो डॉक्टर साहब, मक्खी घुस जाएगी। आश्वत हंस पड़ा। आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मुझे डर लग रहा है कहीं मैं फिर से बेहोश न हो जाऊं। सगाई की रस्म और एक भावुक क्षण। विक्रम वर्मा ने अंगूठियों का थाल आगे बढ़ाया। चलो भाई, अब रस्म पूरी करो। बहुत जंग लड़ ली, अब थोड़ा प्यार भी कर लो। आश्वत ने रुद्रिका का हाथ अपने हाथ में लिया।
वो हाथ जो कभी पिस्तौल चलाने से नहीं कांपता था, आज थोड़ा सा कांप रहा था। आश्वत ने हीरे की अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। पूरे बगीचे में तालियों की गूंज उठी। जब रुद्रिका की बारी आई, उसने आश्वत की आंखों में गहराई से देखा। आश्वत, तुमने मुझे नर्क से निकाला है। तुमने मुझे सिखाया कि एक अपराधी भी प्यार का लायक हो सकता है। मैं वादा करती हूँ कि मैं मरते दम तक तुम्हारी ढाल बनी रहूंगी। जैसे ही रुद्रिका ने अंगूठी पहनाई, आसमान में शानदार आतिशबाजी शुरू हो गई। नीले, लाल और सुनहरे रंग के पटाखे रात के अंधेरे को चीर रहे थे। खुशियों के बीच एक कड़वी याद। समारोह के बाद दोनों अकेले समुद्र किनारे वाली बालकनी पर खड़े थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सब खत्म हो गया? रुद्रिका ने आश्वत की बाहों में सिमटते हुए पूछा। आश्वत ने उसे और करीब खींच लिया। नहीं रुद्रिका, कर्नल जेल में है, लेकिन उसके पीछे छिपे लोग अभी भी सक्रिय हो सकते हैं। पर आज की रात हम किसी दस्तान या कोड एक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। उसने रुद्रिका के कान के पास झुककर फुसफुसाया। शादी अगले महीने की 15 तारीख को है। तैयार रहना, क्योंकि मैं तुम्हें हनीमून के लिए किसी ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां इंटरनेट तक ना हो, ताकि दी आर्किटेक्ट हमें ढूंढ न सके। रुद्रिका खिलखिलाकर हंसी। उसकी यह हंसी आश्वत के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी। साए अभी भी बाकी हैं, द लिंगरिंग शैडो। लेकिन मैंशन के गेट के बाहर अंधेरे में खड़ी एक काली कार के भीतर कोई बैठा था। उसके हाथ में एक टैबलेट था जिस पर सगाई की लाइव तस्वीरें चल रही थीं। उसने आश्वत और रुद्रिका की हंसती हुई तस्वीर पर एक लाल क्रॉस का निशान बनाया। खुश हो लो डॉक्टर, तुम्हारी शादी का तोहफा मैं खुद लेकर आऊंगा। कार का शीशा ऊपर चढ़ा और वो साया अंधेरे में ओझल हो गया। मुंबई की सर्दियों की सुबह आज बहुत सुहानी थी। खन्ना मैंशन के दालान में गेंदे के फूलों और ताज़ी पिसी हुई हल्दी की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। सगाई के बाद अब पूरा घर हल्दी की रस्म के लिए तैयार था। आश्वत और रुद्रिका के लिए ये केवल एक सामाजिक रस्म नहीं थी, बल्कि ये उनके पिछले खूनी जीवन की राख को धोकर एक पवित्र शुरुआत करने का प्रतीक था। रुद्रिका अपने कमरे में आईने के सामने बैठी थी। आज उसने कोई हथियार नहीं उठाया था, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। उसने एक पीली रेशमी साड़ी पहनी थी और उसके हाथों में अभी भी सगाई की वो हीरे की अंगूठी चमक रही थी। उसकी सहेलियां और अनामिका उसे घेर कर बैठी थी, उसे छेड़ रही थी। देखो तो हमारी माफिया क्वीन कैसे शर्मा रही है, अनामिका ने रुद्रिका के गाल थपथपाते हुए कहा। रुद्रिका ने मुस्कुराकर नजरें झुका ली। दीदी, मुझे अभी भी ये सब एक सपना जैसा लग रहा है। कल तक मैं मौत के साए में सोती थी और आज मेरे चेहरे पर हल्दी लगने वाली है। अनामिका ने एक सोने का हार रुद्रिका के गले में पहनाया। ये सपना नहीं है रुद्रिका, ये वो हकीकत है जिसे तुमने अपनी बहादुरी से कमाया है। आश्वत की शरारत और हल्दी का जश्न। नीचे आंगन में ढोल की आवाज गूंज उठी। आश्वत को एक लकड़ी की चौकी पर बैठाया गया था। उसने एक साधारण सफेद कुर्ता पजामा पहना था, लेकिन उसकी आंखों की चमक उसकी सादगी को भी शाही बना रही थी। विक्रम वर्मा ने एक बड़ा सा हल्दी का कटोरा उठाया। चलो डॉक्टर साहब, अब आपकी खाल को थोड़ा पीला कर दिया जाए, ताकि दुनिया को पता चले कि आप अब आधिकारिक तौर पर बुक हो चुके हैं। विक्रम और बाकी दोस्तों ने मिलकर आश्वत को हल्दी से सराबोर कर दिया। आश्वत हंस रहा था, संघर्ष कर रहा था, और तभी उसने देखा कि रुद्रिका ऊपर की बालकनी से उसे देख रही है। आश्वत ने चुपके से अपनी उंगली में थोड़ी हल्दी लगाई और हवा में उसे चूमने का इशारा किया। रुद्रिका का चेहरा लाल हो गया और वो अंदर भाग गई, लेकिन आश्वत का ये छोटा सा रोमांटिक इशारा वहां मौजूद सबकी नजरों से छिप न सका। अयान यानी रुद्रिका का भाई चिल्लाया, जीजू अभी से रोमांस? थोड़ा रुकिए, अभी तो शादी बाकी है। खुशियों के इस शोर के बीच एक नौकर ने रुद्रिका को एक लिफाफा दिया। मैडम, गेट पर कोई ये दे गया है। रुद्रिका ने सोचा कि शायद कोई शादी का कार्ड या शुभकामना संदेश होगा, लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। अंदर एक पुरानी जली हुई तस्वीर थी। तस्वीर में रुद्रिका के पिता और एक और अज्ञात व्यक्ति हाथ मिला रहे थे। पीछे लिखा था, तुम्हें क्या लगा रुद्रिका, 7 फेरे लेने से तुम्हारा अतीत धुल जाएगा? तुम्हारे पिता ने जो रक्त बीज बोया था, उसकी फसल काटने का समय आ गया है। 15 तारीख की रात तुम्हारी डोली नहीं, जनाजा उठेगा। रुद्रिका के हाथ कांपने लगे। उसे वो रात याद आ गई जब उसके पिता ने अंतिम बार उसे एक डायरी दी थी, जिसे उसने कभी नहीं खोला था। क्या उसके पिता का कोई ऐसा राज था जो आश्वत की जिंदगी को खतरे में डाल सकता था? दोपहर की रस्मों के बाद जब मेहमान खाना खा रहे थे, आश्वत ने रुद्रिका को बगीचे के एक सुनसान कोने में बुलाया। उसने देखा कि रुद्रिका का चेहरा उतरा हुआ है। रुद्रिका, क्या बात है?
तुम हल्दी की रस्म के बाद से ही कुछ चुप हो? आश्वत ने उसका हाथ थामते हुए पूछा। उसके अपने हाथों पर अभी भी हल्दी के निशान थे। रुद्रिका ने वो चिट्ठी छिपानी चाही, पर आश्वत की पारखी नजरों से कुछ नहीं छिप सकता था। रुद्रिका, मुझसे झूठ मत बोलना, हम अब एक टीम है। रुद्रिका ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी उसे थमा दी। आश्वत ने उसे पढ़ा और उसकी आंखों में फिर वही योद्धा वाली चमक लौट आई। जहीर का कोई वफादार या कर्नल अर्नब का कोई आदमी? ठंडी आवाज में आश्वत ने पूछा। पता नहीं आश्वत, लेकिन ये तस्वीर, मेरे पिता ने कभी इस आदमी के बारे में नहीं बताया। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे पिता का कोई पुराना दुश्मन हमारी शादी को निशाना न बनाए। रुद्रिका की आंखों में आंसू थे। आश्वत ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। रुद्रिका, मेरी बात सुनो, हमने मौत को बहुत करीब से देखा है। ये चिट्ठी सिर्फ एक मानसिक खेल है, माइंड गेम। वे चाहते हैं कि हम डर जाएं ताकि हम अपनी खुशियों का जश्न न मना सके। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, उस 15 तारीख को तुम्हारी मांग में सिंदूर भी भरेगा और तुम्हारे दुश्मनों की कब्र भी खुदेगी। रुद्रिका ने गहरी सांस ली और आश्वत की बाहों में सुकून पाया। तुम हमेशा जानते हो कि मुझे क्या कहना है। अगले दिन आश्वत और रुद्रिका अपनी शादी के कपड़ों की फिटिंग के लिए दिल्ली के एक मशहूर मॉल में गए। कर्नल अर्नब के जेल जाने के बाद सुरक्षा थोड़ी कम कर दी गई थी, ताकि वो एक सामान्य जोड़े की तरह महसूस कर सके। उनके साथ केवल 2 बॉडीगार्ड्स थे। रुद्रिका एक लाल जोड़े को देख रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आश्वत, बाईं तरफ देखो, वो काला चश्मा वाला आदमी, रुद्रिका ने फुसफुसाते हुए कहा। आश्वत ने शीशे में प्रतिबिंब देखा। वो आदमी हाथ में एक छोटा सा बैग लिए उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। झुको, आश्वत चिल्लाया। जैसे ही वे नीचे झुके, उस आदमी ने बैग से एक एसिड गन निकाली और रुद्रिका की ओर स्प्रे किया। सौभाग्य से वो स्प्रे पास के एक पुतले पर जा गिरा, जो तुरंत पिघलकर काला पड़ गया। मॉल में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। रुद्रिका ने अपनी हील वाली सैंडल उतार दी और नंगे पैर उस हमलावर की ओर दौड़ी। हमलावर ने चाकू निकाला, पर रुद्रिका ने एक जोरदार राउंड हाउस किक उसके जबड़े पर मारी। हमलावर दूर जा गिरा। आश्वत ने उसे दबोच लिया। कौन हो तुम? किसने भेजा है? आश्वत ने उसकी गर्दन दबोचते हुए पूछा। हमलावर के मुंह से झाग निकलने लगा। सांप आ रहा है, वो सबको डसेगा। और इसके साथ ही उसने साइनाइड की गोली खाकर दम तोड़ दिया। वापस मैंशन पहुंचकर आश्वत ने विक्रम वर्मा को बुलाया। विक्रम, इस आदमी की पहचान करो, और ये सांप कौन है? विक्रम ने उस हमलावर के हाथ का टैटू देखा। वो एक नाग का निशान था। आश्वत, ये नागा सिंडिकेट का निशान है। ये दक्षिण भारत का एक बहुत ही गुप्त और खतरनाक संगठन है। वे सुपारी लेकर हत्या करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उन्हें सुपारी किसने दी? आश्वत ने रुद्रिका की ओर देखा, जो अभी भी मॉल के हमले से थोड़ा डरी हुई थी। उसने फैसला कर लिया था। रुद्रिका, हमें उस डायरी को खोलना होगा जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें दी थी। शायद उसमें इस नागा और तुम्हारे अतीत का कोई संबंध छिपा हो। रात के 2 बजे थे। आश्वत और रुद्रिका ने मैंशन के गुप्त बंकर में वो पुरानी लकड़ी की संदूक खोली। अंदर एक काली डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, रुद्रिका, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं नहीं रहा। लेकिन याद रखना, खन्ना और खुराना परिवारों का संबंध केवल व्यापार का नहीं था। हमने एक बहुत बड़ा राज मिलकर दफन किया था, जिसका नाम है सर्प योनि। आश्वत और रुद्रिका ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी शादी अब केवल एक मिलन नहीं, बल्कि एक प्राचीन और खतरनाक राज को खोलने की चाबी बनने वाली थी। 4.4 खन्ना मैंशन में आज उत्सव का दूसरा दिन था। चारों ओर हरे और सुनहरे पर्दों से सजावट की गई थी। हवा में चमेली के फूलों और ताज़ी पिसी हुई मेहंदी की खुशबू बसी हुई थी। ढोलक की धाप पर महिलाएं लोकगीत गा रही थी। आज रुद्रिका की मेहंदी की रस्म थी। रुद्रिका एक खूबसूरत हरे रंग के शरारे में बैठी थी। उसके दोनों हाथों पर एक अनुभवी कलाकार मेहंदी से बारीक नक्काशी कर रही थी। आश्वत के नाम का ए उसके दाहिने हाथ की हथेली के बीचों बीच छिपाया जा रहा था। चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उसकी आंखों में वो डायरी की बातें रह रहकर कौंध रही थी। रुद्रिका, मेहंदी जितनी गहरी रचेगी, आश्वत का प्यार उतना ही गहरा होगा, अनामिका ने उसके गालों को चूमते हुए कहा। रुद्रिका ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, दीदी, काश जिंदगी भी इन रंगों जैसी आसान होती। सर्प योनि का काला अतीत, द डार्क हिस्ट्री ऑफ सर्प योनि। उधर मैंशन के गुप्त लाइब्रेरी रूम में आश्वत और विक्रम वर्मा उस डायरी के पन्नों को खंगाल रहे थे। आश्वत की नज़रें एक पुराने मानचित्र पर टिक गई थी, जो डायरी के बीच में चिपकाया गया था। विक्रम, ये देखो,
आश्वत ने एक पन्ने की ओर इशारा किया। पिताजी डॉक्टर आर्यन खन्ना और रुद्रिका के पिता वीरेंद्र खुराना ने 1990 के दशक में केरल के जंगलों में एक गुप्त शोध केंद्र बनाया था। उसका कोड नाम था सर्प योनि। विक्रम ने चश्मा ठीक करते हुए पढ़ा। इसमें लिखा है कि वे सांपों के जहर से एक ऐसी औषधि यानी सीरम बनाना चाहते थे जो किसी भी लाइलाज बीमारी को ठीक कर सके। लेकिन शोध के दौरान उन्हें पता चला कि वो जहर इंसान के जेनेटिक्स को बदल सकता है। उन्होंने उस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला किया, लेकिन उनका तीसरा पार्टनर वो सहमत नहीं था। तीसरा पार्टनर? आश्वत की भौहें तन गई। वो कौन था? डायरी का वो पन्ना आधा जला हुआ था, लेकिन नीचे एक नाम साफ दिख रहा था, डॉक्टर नागार्जुन। नागार्जुन? आश्वत ने बुदबुदाया। इसीलिए वो हमलावर सांप की बात कर रहा था। ये नागार्जुन ही नागा सिंडिकेट का असली प्रमुख है। मेहंदी की रस्म में खलल। बाहर जश्न अपने चरम पर था। आश्वत लाइब्रेरी से निकलकर महफिल में पहुंचा। उसने काला कुर्ता पहना था और उसके चेहरे की गंभीरता को देखकर रुद्रिका समझ गई कि कुछ बुरा पता चला है। आश्वत धीरे से उसके पास बैठा। मेहंदी बहुत सुंदर लग रही है रुद्रिका। तुमने पढ़ लिया? रुद्रिका ने धीरे से पूछा। आश्वत ने सिर हिलाया। तुम्हारे पिता और मेरे पिता ने नागार्जुन को धोखा दिया था, क्योंकि वो उस जहर का इस्तेमाल सेना बनाने के लिए करना चाहता था। उन्होंने लैब को जला दिया और नागार्जुन को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन वो बच गया। तभी अचानक ढोल बजाने वालों की टोली में से एक आदमी ने अपनी ढोलक फेंक दी। ढोलक जमीन पर गिरते ही उसमें से धुआं निकलने लगा। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। आश्वत, बाहर निकलो! विक्रम चिल्लाया। धुएं के बीच से 4-5 नकाबपोश लोग निकले, जिनके हाथों में विशेष प्रकार के लचीले खंजर थे, जो किसी सांप की जीभ की तरह दो मुँहे थे। वे सीधे रुद्रिका की ओर बढ़े। योद्धा दुल्हन का प्रहार। रुद्रिका के हाथों में मेहंदी गीली थी, लेकिन उसकी रगों में दौड़ता खून ठंडा नहीं पड़ा था। जैसे ही एक हमलावर ने उस पर झपट्टा मारा, रुद्रिका ने पास पड़ा हुआ पीतल का बड़ा थाल उठाया और उसके चेहरे पर दे मारा। धड़ाक! हमलावर पीछे गिरा। रुद्रिका ने अपनी गीली मेहंदी की परवाह किए बिना सोफे के नीचे से अपनी छुपाई हुई छोटी डेरेंजर पिस्तौल निकाली। मेरे घर में घुसकर मुझे ही चुनौती! रुद्रिका की आवाज में शेरनी जैसी दहाड़ थी। आश्वत ने भी मोर्चा संभाल लिया। उसने एक हमलावर का हाथ पकड़ा और उसे एक प्रोफेशनल जूडो मूव से हवा में उछाल दिया। विक्रम वर्मा और उनके गार्ड्स ने बाकी हमलावरों को घेर लिया। 2 मिनट के भीतर हमलावर या तो मर चुके थे या जमीन पर तड़प रहे थे। नागार्जुन का संदेश। मरे हुए हमलावरों में से एक की गर्दन पर एक छोटा डिजिटल चिप लगा था। आश्वत ने उसे निकाला और अपने टैबलेट से जोड़ा। हॉल की बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होने लगा। एक अंधेरे कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर सांप के छिलकों जैसे निशान थे, शायद जलने की वजह से। उसकी आंखें पीली और डरावनी थीं। डॉक्टर आश्वत खन्ना और रुद्रिका खुराना, बधाई हो। तुम्हारे पिताओं ने जो जहर बनाया था वो आज भी मेरे खून में है। तुमने सोचा था कि तुम शादी करके चैन की जिंदगी बिताओगे? नहीं, तुम्हारी शादी का मंडप ही तुम्हारी चिता बनेगा। मैं सर्प योनि का आखिरी हिस्सा लेने आ रहा हूँ, जो रुद्रिका के खून में छिपा है। वीडियो बंद हो गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रुद्रिका ने अपने हाथों की ओर देखा। उसकी मेहंदी बिगड़ चुकी थी और हथेलियों पर खून के छींटे थे। मेरे खून में? उसका क्या मतलब है? आश्वत ने उसका हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर अब एक नई चिंता थी। रुद्रिका, तुम्हारे पिता ने शायद तुम्हें अनजाने में उस सीरम का कैरियर बना दिया था, इसीलिए तुम्हारी हीलिंग पावर सामान्य से तेज है। विक्रम ने पास आकर कहा, आश्वत, शादी टाल देनी चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। नहीं, रुद्रिका ने दृढ़ता से कहा। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने हाथों का खून साफ किया। शादी 15 तारीख को ही होगी। अगर नागार्जुन मंडप में आना चाहता है तो आए। उसे पता चलना चाहिए कि वीरेंद्र खुराना की बेटी डरती नहीं है। आश्वत ने रुद्रिका को देखा। उसे अपनी मंगेतर की बहादुरी पर गर्व था। ठीक है, लेकिन अब ये शादी एक ऑपरेशन होगी। हम मंडप को एक अभेद्य किले में बदल देंगे। आश्वत ने रुद्रिका को बाहों में भर लिया। मेहंदी के दाग उसके कुर्ते पर भी लग गए थे। जो रंग आज हमारे कपड़ों पर लगे हैं, वही रंग नागार्जुन की हार के गवाह बनेंगे। रात के सन्नाटे में मैंशन के बाहर एक असली काला कोबरा सांप सरसराता हुआ निकल गया, जैसे वो अपने मालिक को खबर देने जा रहा हो। एपिसोड 10। खन्ना मैंशन की रौनक आज 7वें आसमान पर थी। चारों तरफ हजारों नीली और सुनहरी फेरी लाइट्स जगमगा रही थीं। मेहमानों की भीड़, हंसी मजाक और महंगी इत्र की खुशबू ने पिछले दिन के हमले की कड़वाहट को दबाने की कोशिश की थी।
आज संगीत की रात थी, प्यार और जश्न का सबसे रंगीन हिस्सा। बीच में एक विशाल मंच बनाया गया था, जिसके पीछे एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगी थी। अनामिका ने पूरे कार्यक्रम की कमान संभाल रखी थी। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये वही लड़की है जिसके दिमाग के साथ सालों तक खिलवाड़ हुआ था। वो आज अपने भाई की खुशी में खिल उठी थी। देवियों और सज्जनों, अनामिका ने माइक पर आकर कहा, आज की शाम खास है क्योंकि आज हम केवल 2 इंसानों का नहीं बल्कि 2 योद्धाओं का मिलन मना रहे हैं। तो पेश है आज की शाम की सबसे खूबसूरत जोड़ी, आश्वत और रुद्रिका। एक जादुई नृत्य, प्यार की गहराई, द रोमांटिक डांस। लाइट्स धीमी हो गई, एक कोमल पियानो की धुन गूंजने लगी। आश्वत ने काली अचकन पहनी थी जिसमें वो किसी राजकुमार जैसा दिख रहा था। रुद्रिका नीले रंग के भारी लहंगे में मंच पर आई, जिस पर हजारों छोटे सितारे जड़े थे। आश्वत ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। रुद्रिका ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया और संगीत तेज हुआ। उनका नृत्य किसी पेशेवर कलाकार जैसा नहीं बल्कि 2 रूहों के मिलन जैसा था। आश्वत ने रुद्रिका को अपनी बाहों में लेकर जब हवा में घुमाया तो हॉल तालियों की गूंज से भर गया। नृत्य के दौरान आश्वत ने रुद्रिका के कान में धीरे से कहा, तुम आज इतनी हसीन लग रही हो कि मेरा ध्यान साजिशों से हटकर सिर्फ तुम पर टिक गया है। रुद्रिका ने मुस्कुराकर अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। ध्यान मत हटाना डॉक्टर साहब, इस महफिल में भी कोई है जो हमें देख रहा है। भीतर का गद्दार, द ट्रेटर विद इन। उधर विक्रम वर्मा की नजरें हर एक चेहरे को स्कैन कर रही थीं। आश्वत और रुद्रिका का सुरक्षा घेरा इतना मजबूत था कि बाहर से परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन विक्रम को शक था कि नागा सिंडिकेट का कोई आदमी पहले से ही घर के भीतर मौजूद है। यूनिट 2, रसोई की तरफ ध्यान दो, विक्रम ने वॉकी टॉकी पर आदेश दिया। तभी उसकी नज़र एक वेटर पर पड़ी। वो आदमी मेहमानों को ड्रिंक सर्व कर रहा था, लेकिन उसके चलने का अंदाज़ा किसी वेटर जैसा नहीं बल्कि एक ट्रेंड फौजी जैसा था। उसने अपनी कलाई पर घड़ी के नीचे कुछ छिपा रखा था। मिल गया। विक्रम अपनी कुर्सी से उछला। गेट पर गार्ड्स को अलर्ट करो, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जहर का प्याला, द पॉइजन्ड चैलिस। मंच पर नृत्य खत्म हो चुका था। आश्वत और रुद्रिका मुख्य सोफे पर बैठे थे। वही वेटर उनकी ओर बढ़ा, हाथ में 2 शैंपेन के ग्लास लिए। मुबारक हो सर, मैडम, उसने झुककर कहा। आश्वत ने ग्लास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि रुद्रिका की तेज नजरों ने वेटर की कलाई पर वही सांप का छोटा सा निशान देख लिया। रुद्रिका ने बिजली की फुर्ती से आश्वत का हाथ पीछे खींचा और वेटर का हाथ मरोड़ दिया। गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। जहां शराब गिरी थी वहां फर्श से धुआं निकलने लगा। वो शराब नहीं बल्कि एक तेज न्यूरोटॉक्सिक एसिड था। पकड़ो इसे, आश्वत चिल्लाया। वेटर भागने की कोशिश की, लेकिन विक्रम वर्मा ने उसे वहीं दबोच लिया। जैसे ही विक्रम ने उसका नकाब हटाया, आश्वत के होश उड़ गए। वो आदमी कोई अजनबी नहीं बल्कि खन्ना मैंशन का पुराना हेड कुक रामू था, जो सालों से उनके साथ था। रामू काका, आप? आश्वत को यकीन नहीं हुआ। खन्ना साहब, मेरे बेटे को उन्होंने बंधक बना रखा है। रामू रोने लगा। नागार्जुन ने कहा था कि अगर मैंने आप दोनों को नहीं मारा तो वे मेरे परिवार को जिंदा जला देंगे। अचानक रामू के शरीर में कंपन होने लगा। उसके मुंह से नीला झाग निकलने लगा। नागार्जुन, उसने मुझे पहले ही जहर दे दिया था। रामू के ये आखिरी शब्द थे और वो वहीं ढेर हो गया। मेहमानों के बीच चीख पुकार मच गई। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने सबको बाहर निकाला। आश्वत उस लाश के पास झुका और तभी उसने देखा कि रामू की जेब से एक छोटी सी शीशी गिरी थी। उस शीशी पर लिखा था प्रोजेक्ट ईडन, सैंपल 309। आश्वत का चेहरा उड़ गया। प्रोजेक्ट ईडन, ये तो लंदन की लैब में नष्ट हो गया था। रुद्रिका ने आश्वत का कंधा पकड़ा। आश्वत, देखो। डिजिटल स्क्रीन जिस पर उनकी पुरानी तस्वीरें चल रही थी अचानक काली पड़ गईं। उस पर फिर से नागार्जुन का चेहरा उभरा। इस बार वो हंस रहा था। आश्वत, तुम बहुत भोले हो। प्रोजेक्ट ईडन कभी बंद नहीं हुआ, और जानते हो क्यों? क्योंकि उसका असली ब्लूप्रिंट रुद्रिका की रीढ़ की हड्डी के भीतर लगे एक सूक्ष्म चिप, माइक्रोचिप में है। तुम्हारे पिता ने इसे बचपन में ही लगा दिया था ताकि ये कोड कभी खो न सके। आश्वत ने रुद्रिका की ओर देखा। रुद्रिका, क्या तुम्हें कभी अपनी पीठ में दर्द महसूस हुआ है? रुद्रिका के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ था। पिताजी ने कहा था कि मामूली सर्जरी हुई है। क्या उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया? रात के सन्नाटे में संगीत की महफिल एक युद्ध के मैदान जैसी लग रही थी। आश्वत ने रुद्रिका का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में अब केवल दुख नहीं बल्कि एक विनाशकारी गुस्सा था।
रुद्रिका, हम उस चिप को निकालेंगे, लेकिन पहले हमें नागार्जुन को उस बिल से बाहर निकालना होगा जहां वो छिपा है। कैसे? विक्रम ने पूछा। शादी के मंडप से, आश्वत ने कहा। हम शादी का नाटक जारी रखेंगे। वो आएगा क्योंकि उसे वो चिप चाहिए, और जब वो आएगा तो वो द फीनिक्स के असली जाल में फंसेगा। रुद्रिका ने आश्वत की आंखों में देखा। डॉक्टर, अगर उस चिप को निकालने में मेरी जान का खतरा हुआ तो? आश्वत ने उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे खुदा से ही क्यों न लड़ना पड़े। 15 तारीख की वो शाम आ गई। खन्ना मैंशन के लॉन में एक भव्य मंडप सजाया गया था। सफेद फूलों की चादर और चंदन की लकड़ी की महक पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी, लेकिन इस पवित्रता के नीचे बारूद दबा हुआ था। मंडप के चारों ओर जो पंडित और वेटर घूम रहे थे, वे असल में सादे कपड़ों में विक्रम वर्मा के सबसे बेहतरीन कमांडो थे। हर गुलदस्ते के पीछे एक साइलेंसर वाली गन छिपी थी और हर खंभे पर मोशन सेंसर लगे थे। आश्वत खन्ना ने सफ़ेद रेशमी शेरवानी और लाल पगड़ी पहनी थी। वो मंडप में बैठ चुका था। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी उंगलियां रह रहकर अपनी कलाई में छिपे एक छोटे से बटन को टटोल रही थी। ये द फीनिक्स के हमले का सिग्नल था। दुल्हन को लाया जाए, पंडित जी, जो असल में एक रिटायर्ड मेजर थे, ने गूंजती आवाज में कहा। रुद्रिका नीचे आई। वो लाल सुर्ख जोड़े में किसी देवी की तरह लग रही थी। उसका घूंघट लंबा था, लेकिन उस घूंघट के नीचे उसकी आंखें शिकारी की तरह हर हलचल को देख रही थीं। उसकी भारी लहंगे के भीतर उसकी जांघ पर एक ग्लॉक 17 पिस्तौल बंधी थी और हाथों की चूड़ियों के पीछे जहरीले खंजर छिपे थे। जैसे ही आश्वत और रुद्रिका ने अग्नि के चारों ओर फेरे लेना शुरू किया, हवा का रुख बदल गया। अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। तीसरे फेरे पर रुद्रिका ने आश्वत का हाथ जोर से दबाया। आश्वत, वे आ गए। जमीन के नीचे से कंपन महसूस हो रहा है। आश्वत ने मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में कहा, मैंने भी महसूस किया। 7वें फेरे तक का इंतजार करो। जैसे ही 7वां फेरा पूरा हुआ और आश्वत ने रुद्रिका की मांग में सिंदूर भरने के लिए हाथ उठाया, मंडप की जमीन जोरदार धमाके के साथ फट गई। नागार्जुन का उदय, द राइज ऑफ नागार्जुन। धुएं और मलबे के बीच से 4 विशालकाय नागा सैनिक निकले, जिनके पास अत्याधुनिक कवच यानी एक्सोस्केलेटन था। उनके पीछे पीछे नागार्जुन बाहर आया। वो अब वीडियो जैसा कमजोर नहीं लग रहा था। उसने एक विशेष सूट पहना था जो उसके शरीर को ऊर्जा दे रहा था। शादी मुबारक हो डॉक्टर। नागार्जुन की आवाज किसी फटे हुए लाउडस्पीकर जैसी थी। सिंदूर तो भर दिया, अब जरा वो कोड भी दे दो जो तुम्हारी पत्नी की रीढ़ में छिपा है। मेहमानों में भगदड़ मच गई। विक्रम वर्मा की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। गोलियों की आवाज से पूरा लॉन गूंज उठा। विक्रम, मेहमानों को बाहर निकालो, आश्वत चिल्लाया। नागार्जुन ने एक रिमोट दबाया, जिससे रुद्रिका की रीढ़ में लगा वो माइक्रोचिप सक्रिय हो गया। रुद्रिका दर्द से कराह उठी और घुटनों के बल गिर पड़ी। आह आश्वत, मेरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसे अंदर से जला रहा है। रुद्रिका, आश्वत उसकी ओर भागा, लेकिन नागार्जुन के 2 सैनिकों ने उसे रोक लिया। आश्वत ने अपनी शेरवानी का ऊपरी हिस्सा फाड़ दिया। तुमने आज गलत दिन चुना है नागार्जुन। आज मैं केवल एक डॉक्टर नहीं, एक पति हूँ। आश्वत ने एक सैनिक के वार को बचाते हुए उसकी गर्दन पकड़ी और उसे मंडप के जलते हुए कुंड की ओर धकेल दिया। दूसरे सैनिक पर उसने अपने सर्जिकल स्कैल्पल से हमला किया, जो उसने अपनी आस्तीन में छिपा रखा था। आश्वत की फुर्ती के सामने भारी कवच वाले सैनिक भी मात खा रहे थे। इधर रुद्रिका ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। उसने अपनी आंखें बंद की और उस डिजिटल सिग्नल को ब्लॉक करने की कोशिश की। उसने अपनी गन निकाली और सीधे नागार्जुन के पैरों पर फायर किया। धाएं धाएं। नागार्जुन डगमगाया, लेकिन उसके सूट ने गोलियों को सोख लिया। तुम मुझे नहीं मार सकती बच्ची। ये चिप अब मेरे सर्वर से जुड़ चुका है। जैसे ही डेटा ट्रांसफर पूरा होगा, तुम मर जाओगी। डेटा ट्रांसफर कभी पूरा नहीं होगा, आश्वत चिल्लाया। आश्वत ने विक्रम की ओर इशारा किया। विक्रम ने एक विशाल EMP कैनन सक्रिय कर दी। पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। नागार्जुन का सूट और रुद्रिका का चिप एक पल के लिए बंद हो गए। वही वो मौका था। आश्वत रुद्रिका के पास पहुंचा। उसने अपनी किट से एक पोर्टेबल लेजर कटर निकाला। रुद्रिका, मुझे अभी इसे निकालना होगा, बिना एनेस्थीसिया के। तुम बर्दाश्त कर लोगी? आश्वत की आंखों में आंसू थे। रुद्रिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। करो आश्वत, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ।
गोलियों की बौछार के बीच गिरते हुए मलबे के साये में आश्वत ने अपनी जिंदगी की सबसे कठिन सर्जरी शुरू की। उसका हाथ जरा भी नहीं कांपा। उसने रुद्रिका की पीठ पर एक छोटा सा कट लगाया और वो चमकता हुआ घातक चिप बाहर निकाल लिया। मिल गया। नागार्जुन गुस्से में पागल होकर उनकी ओर बढ़ा। वो मेरा है। आश्वत खड़ा हुआ और उसने वो चिप नागार्जुन की ओर फेंक दिया। तुम्हें यही चाहिए था तो लो। जैसे ही नागार्जुन ने हवा में चिप पकड़ा, आश्वत ने विक्रम की गन उठाई और सीधे उस चिप पर फायर किया। वो चिप कोई साधारण डेटा स्टोरेज नहीं था, वो एक छोटा थर्मल बम भी था जिसे आश्वत ने पहले ही रीप्रोग्राम कर दिया था। भूम! एक नीला धमाका हुआ। नागार्जुन का पूरा वजूद उसी नीली आग में समा गया। सर्प योनि का आखिरी अवशेष और उसका मालिक हमेशा के लिए राख बन गए। एक मुकम्मल दास्तान। धुआं छटा, बारिश शुरू हो गई थी जो मंडप की आग को बुझा रही थी। आश्वत और रुद्रिका एक दूसरे के सहारे खड़े थे। उनके शादी के जोड़े खून और मिट्टी से सने थे, लेकिन उनके चेहरों पर वो शांति थी जो वर्षों के युद्ध के बाद आती है। विक्रम वर्मा पास आए। सब साफ है, नागार्जुन और उसके लोग खत्म हो गए हैं। आश्वत ने रुद्रिका की मांग में फिर से गिरे हुए सिंदूर को ठीक किया। अब हम ऑफिशियली शादीशुदा हैं? रुद्रिका मुस्कुराई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हाँ मिस्टर खन्ना, अब हम सिर्फ द फीनिक्स नहीं, हम एक परिवार हैं। अनामिका और आयान दौड़कर आए और उन्होंने गले लगा लिया। पूरा खन्ना मैंशन आज एक नई जीत का गवाह बना था। क्या खतरा टल गया या कोई नया दुश्मन आने वाला है? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।